एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट, तो ये सफ़र कैसा रहा? मतलब कैसे इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया? ऑर्थोपेडिशियंस आर लाइक ए कारपेंटर, हाथी की तरह होते हैं, ठोका पीटी। कोई बोन किसी भी एंगल पे किसी तरह से टूट सकती है। इट्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, किसी किताब में नहीं लिखा इसको लाइक इस बोन को ऐसे टूटा हुआ है तो ऐसे जोड़ना है। उसमें प्रिंसिपल्स है, बेसिक गाइडलाइंस है कि ये ऐसे लगाना है, बट आपको अल्टीमेटली अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा कि इस फ्रैक्चर को, इस टूटी हड्डी को हम अपने माइंड से कितना बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट में बिठा सकते हैं। 8,000 से ज़्यादा आप ऑपरेशन कर चुके हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सक्सेसफुल सर्जरी है। इसमें पेशेंट प्रॉपर इंडिकेशन के साथ, जैसे कि ऐसे नहीं होता कि घुटने में दर्द है और इसका घुटने चेंज हो जाएंगे, नो। नी रिप्लेसमेंट या घुटने चेंज उन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं जो अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं, जो चल नहीं पाते यहाँ से वहाँ तक, जो पेन किलर्स पे डिपेंडेंसी है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मतलब लाइक छोड़ के जाते हैं, कभी अपने गांव से लस्सी ला के देते हैं मुझे, कभी मक्खन ला के देते हैं, कभी फ्रूट्स ला के देते हैं। मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ें, वो एक मतलब आशीर्वाद है। टच करती है हार्ट को। जैसे चोट लग जाती है ना, तो कहते हैं कि चिकन या मीट खाओ। हम्म। कुछ ऐसा होता है? सब कुछ फ़ायदा इन चीज़ों का? सबसे कॉमन चीज़ जी, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि दूध, दही, लस्सी। क्यों नहीं खानी? बोलेंगे रेसा हो जाएगा। मैंने 14-15 साल पढ़ाई करके कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा कि दूध पीने से या फिर दही लस्सी खाने से रेसा हो जाएगा। तो बल्कि कई मुझे ऐसे भी बोलते हैं, तुझे नहीं पता। मतलब फिर हमें धक्के से, ये अंदर की बात है, बोलना पड़ता है, हाँ जी दही लस्सी मत खाइएगा। नहीं बोलेंगे तो ऐसे समझेगा पेशेंट ये डॉक्टर पागल है, इसको पता नहीं है। 12-13 साल की बच्ची थी, पूरा एल्बो क्रश हो गया था उसका। फैमिली बड़ा चिंता थी कि इसको 5 साल बाद कनाडा जाना है, तो ये मूवमेंट पूरी चाहिए 100%। तो बोले कि जी चंडीगढ़ ही हो पाएगा। तो इधर उधर 2-3 अस्पतालों में गए, तो बोले चंडीगढ़ ही जाओ। फिर इमरजेंसी में हमारे पास आए, तो मैंने बोला देखो, दुनिया में डॉक्टर तो हर जगह सेम ही होते हैं, चाहे आप चंडीगढ़ जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे दिल्ली जाओ। पढ़ाई किताबों से की जाती है, मरीज से देख देख के एक्सपीरियंस किया जाता है। चाहे चंडीगढ़ जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे मुंबई जाओ, डॉक्टर जी, तो डॉक्टर्स ही होते हैं, काम तो डॉक्टर को ही करना है। बिल्कुल। तो जो चीज़ें वहाँ होगी वो यहाँ भी होगी, वहाँ भी मूवमेंट नहीं आनी होगी तो यहाँ भी नहीं आनी होगी। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि उस टाइम मैं भी था कि नहीं, मुझे मतलब 100% देना है। तो बड़ी शिद्दत से मैंने ऑपरेट किया था, और 3 मंथ्स में पेशेंट कोई देख के नहीं बता सकता था कि इसके एल्बो की कोई सर्जरी हुई है। और कुछ होना हो, कैथल शहर को नी रिप्लेसमेंट के लिए पूरा भारत के नक्शे पे चमका देंगे कि कैथल शहर में जाइए नी रिप्लेसमेंट। हैदराबाद में मरीज बैठा है तो कैथल शहर में जाइए नी रिप्लेसमेंट के लिए। बच्चे बाहर जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, अपने घर से दूर दूर जाते जा रहे हैं। अकेलापन बुजुर्गों में बहुत आ गया है, उनको बात करने के लिए सब लोग फ़ोन में, मीडिया में, टीवी में इतने बिजी हो गए हैं कि आपस में बात करने का टाइम ही नहीं है। डिप्रेशन, ये चीज़ें आज के ज़माने में सबसे कॉमन बीमारी है। कई पेशेंट्स तो बात करने आते हैं बस मुझसे, बोलते दवाई रहने दो, हाल चाल पूछ। डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से बचे मत, उनका सामना करें, आगे बढ़ें। झाल के विपरीत तैरना सीखें। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, बट सच्ची नीति से हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ कभी धोखा नहीं देती। यू विल श्योरली अचीव योर ड्रीम्स। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैथल में ऐसे डॉक्टर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने 8,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर लिए हैं और एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट है। 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, और कैथल के अंदर, छोटे से शहर के अंदर, रोबोटिक सर्जरी जैसी एक आधुनिक मशीनें लेके आए हैं। और अगर बात करें हरियाणवी की, तो घुटनों के स्पेशलिस्ट है, यानी कि जो गोड्डे बदलना होता है उनके स्पेशलिस्ट है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर बात करें तो लॉर्ड रामा हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। बातचीत करते हैं जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हो आप? ऑल गुड। तो सर, बचपन से ही था कि डॉक्टर ही बनना है या फिर कैसे? लाइक यदि लाइफ को देखा जाए, बचपन से तो कुछ तय नहीं होता। हाँ। जब बचपन में हम अपना एनवायरनमेंट होता है, हम हंसी खुशी खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ सपने होते हैं। कभी जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, क्लासेस चेंज होती रहती है, कभी पायलट बनना, कभी क्रिकेटर बनना, कभी कुछ बनना, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है।
बट जब आप एक मैच्योरिटी लेवल अटेन करते हो और आपको अगल बगल की परिस्थितियाँ सब चीज़ें मतलब वो पुश करती है कि नहीं, दिस इज़ द राइट फील्ड, यू हैव टू गो, इसी फील्ड में जाना है आपने। तो उन चीज़ों से हमें लगा मुझे लगा कि लाइक आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी अ गुड डॉक्टर। कब लगा सर ये? 10th के बाद, +2 के बाद या लाइक फिर कब? 9th तक तो देखो ऐसा कुछ नहीं था, हाँ, ठीक है? 10th में भी मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था। 8th तक मैं अच्छा था, 9th-10th में मैंने स्कूल वगैरह चेंज किया था, तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, कोई बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड मार्क्स वगैरह भी नहीं थे मेरे। बस 10th के बाद मुझे लगा अब गाँव में हैं, तो कुछ फैमिली को पुश करना है, आगे आगे बढ़ना है, पूरे परिवार को आगे लेके जाना है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? उन दिनों इंजीनियरिंग का भी काफ़ी ट्रेंड था और मेडिकल फील्ड में काफ़ी फाइट थी। तो मैंने सोचा कि चलो मेडिकल फील्ड में ट्राई किया जाए, क्योंकि 9th-10th में जब मैंने बायोलॉजी वगैरह पढ़ा, थोड़ा इंटरेस्ट मुझे आता था और टू बी फ्रैंक मैथ्स मेरा काफ़ी वीक था। जी, तो इस कारण भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे बायोलॉजी प्रेफ़र करना है। जी, तो 11th मैंने कुरुक्षेत्र से की। कुरुक्षेत्र जो हमारा गीता निकेतन स्कूल है, उसमें मैंने स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट दिया। मतलब मैं एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, गाँव की फैमिली, धमतान साहिब मेरा गाँव है। जी, वहाँ पे हमारा इतना बजट नहीं था कि बहुत अच्छे डीपीएस या फिर गंगा इंटर, बहुत उस टाइम मेरे जो आस-पास के दोस्त वगैरह थे न, नरवाना में जब मैं 9th-10th में पढ़ता था, वो बड़े-बड़े स्कूलों में गए, हमारा उतना वो नहीं था। तो मैंने स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया ऐसे ही, तो वो मेरा लाइक क्लियर हो गया, मेरा सेकंड रैंक आया, तो मुझे अच्छे खासे कंसेशन में वहाँ पे लाइक मेरा एडमिशन हो गया और मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। तो उसके बाद जैसे-जैसे मैं पढ़ता गया तो मुझे अच्छा फ़ील गुड होता रहा और मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जब भी हम, मेरा मानना है कि किसी फ़ील्ड में बढ़ते हैं, हमने कोई अपना करियर चुना, तो सबसे पहले हम अपने माइंड में उसके सपने संजोते हैं कि मैं ऐसा करके ऐसा बनूँगा। जी, तो फ्यूचर देखते हैं हम। फ्यूचर देखने से हमें एक पुश मिलता है, हमारे माइंड में एक एड्रेनालिन, एक सर्ज रिलीज़ होती है, जिससे हमें लगता है कि हाँ, हाँ, इसको अटेन करना है। इसका कुछ परसेंटेज भी अटेन कर लिया मतलब लाइफ़ सेट है। तो उन दिनों मतलब डॉक्टर्स का भी बहुत हाई वो होता था, जैसे पापा-मम्मी को या फिर रिलेटिव्स को कहीं दिखाने जाते थे, इतनी भीड़ में लगना और लाइक डॉक्टर्स का काफ़ी हाँ। वो होता, तो इम्प्रेसिव होती थी ये चीज़ें। जी। तो मुझे भी लगा कि मुझे यही बनना है। तो गाइड करने वाला कोई था? गाइड, जैसे मुझे मेनली अपनी लाइफ़ में जो मेरा मार्गदर्शन किया है, वो मेरे मामा जी ने किया है। मेरे 5 मामा हैं। जी, उन्होंने लाइक मैं बचपन में 3rd-4th तक गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद वो मुझे अपने पास लेके गए। क्लाइथ, आप जानते होंगे, जी, जी। एमडीएन स्कूल है। वहाँ पे उन्होंने अपने पास रखा और मैं पढ़ा-लिखा। वहीं पे 8th क्लास तक मैंने वहीं किया। फिर 9th-10th में मेरा मन किया कि मुझे घर जाना है। तो घर धमतान साहिब गाँव में, वहाँ पे उतना अच्छा स्कूलिंग का हाँ। स्ट्रक्चर नहीं था, मेडिकल वगैरह, तो फिर नरवाना से मैं अप-डाउन करता था। 9-10 मैंने अप डाउन किया, 8 तक मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था टू बी फ्रैंक, और मैं कभी सेकंड नहीं आया 8 जी, तक। बट 9-10th में अपने घर पे गया तो मैं एक 60% एवरेज स्टूडेंट बन हाँ। गया मैं, और कभी-कभी तो मैं फेल भी हो जाता था टू बी फ्रैंक। जी, तो क्योंकि सुबह 7 बजे बस आती थी हाँ, गाँव में और वेट करते-करते साढ़े 8 बजे पहुँचते थे। 9 बजे स्कूल होता था, शाम को फिर 3-3 4-4 घंटे वेट करते थे बस का, जी, या फिर उस टाइम तो बसेस भी बहुत कम होती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी, छत पे चढ़ के जाते थे या फिर जीप वगैरह चलती थी, उसमें पीछे लटक-लटक के जाते थे और कुछ पैसे बचाने की भी कोशिश करते थे कि लटक के ही चले जाएँ, अच्छा है, कोई ट्रैक्टर जा रहा है, कुछ आ रहा है, उसी में चले मतलब जाएँ। जो पूरा गाँव वाला जीवन है वो जिया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही सब चलता था, तो उस टाइम मतलब मैं थोड़ा भटक गया था 9-10th में, लाइक मेरा फ़ोकस वो हो गया था, क्योंकि घर परिवार में जब आप रहते हो, त्याग जब तक नहीं होता, हाँ, अब जब मैं मामा जी के पास था तो त्याग था। जी, कंट्रोल्ड था मैं, जी, तो मैं पढ़ाई-लिखाई अच्छा करता था। घर पे जाके त्याग नाम की चीज़ खत्म हो गई, ऊपर से वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तो इस कारण मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रहा मैं 9-10th में। फिर वापस से, क्योंकि जो मेरे मामा की फैमिली है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये लड़का भटक गया है। वापिस लेके आओ। तो वापस लेके आओ। तो फिर उन्होंने मेरा 11th में वो एग्ज़ाम दिलवाया धक्के से।
जी। जिसमें मेरा स्कॉलरशिप में एडमिशन हुआ, और 11th में भी मैं बस वहाँ पे 8 महीने निकाल पाया। उसके बाद मैं वापस कलायती आ गया अपने एमडीएन पब्लिक स्कूल में। तो इंग्लिश छठी क्लास से शुरू की थी या पहले भी इंग्लिश थी? इंग्लिश देखो, हम मेरे टाइम में मतलब नर्सरी एलकेजी नहीं होती थी हाँ। गांव में, उस टाइम होती थी कच्ची पक्की पहली। हाँ, सही। मतलब जो आज 4-5 साल लगते हैं बच्चों को पढ़ने, फर्स्ट क्लास क्लियर करने में, हमारे टाइम में 6 महीने की कच्ची, 6 महीने की पक्की और पहली सीधी। हुँ। तो ऐसे होता था। और 8 तक मैं प्योर हिंदी मीडियम में था। 9-10th में मैंने लाइक इंग्लिश मीडियम लिया, थोड़ा काफ़ी स्ट्रगल किया, चेंज जब सब्जेक्ट होते हैं। 11th में थोड़ा ओरिएंटेशन बनना चालू हुआ। अब गीता निकेतन में गए, वहाँ से थोड़ा देखा बाहर निकल के दुनिया की, दुनिया में तो कुछ और ही चल रहा है। जी। बच्चे बहुत आगे पहुँच गए हैं, उनका तो फ्यूचर फोकस ही अलग है। कोचिंग नाम भी वर्ड वहीं पे सुना कि एक कोचिंग भी चीज़ होती है। बट इतना कुछ था नहीं हमारे पास कि वही हाँ। कोचिंग के लिए हम दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह जाएँ। फिर वापस से वहीं पे गया मैं, वहीं से मैंने स्टडी की दिन-रात, क्योंकि मैं फ़ोकस्ड हो गया था तब। फिर लाइक एग्ज़ाम दिया मैंने, और एग्ज़ाम मेरा लक बाय चांस क्रैक हो गया। डॉक्टर साहब, एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट, हुँ, हुँ। तो ये सफ़र कैसा रहा? मतलब कैसे इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया? इसमें भी लाइक एक स्टोरी है। अब जैसे मतलब मैं दिल से बताऊँगा जो भी चीज़ें हाँ, बताऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मैं हरियाणा का लड़का, गाँव का लड़का, आराम से बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं, यहीं पे सिमटे हुए। अब मेरा एडमिशन हुआ, मेरा रैंक आया, तो मुझे लगा कि मुझे तो मेट्रो सिटी में जाना है। तो जब मैं काउंसलिंग के लिए गया, मैं बोला मुझे दिल्ली दे दो। तो बोले जी दिल्ली तो नहीं आपके रैंक पे मिल सकता। तो मैं बोला चलो मुंबई दे दो, बोलता वो भी नहीं मिल सकता। चेन्नई तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने कोलकाता चूज कर लिया। हालांकि मैं इधर भी ले सकता था स्टेशन अपने आसपास एरिया में, बट मुझे था कि एक बार घर से निकलना है मैंने। कोलकाता प्रेफरेंस, तो लाइक मेट्रो सिटी में 4 ही मेट्रो सिटी थी। हुँ, तो उस टाइम कोलकाता में मैंने एडमिशन लिया कि जी, थोड़ा सा मैं लाइक ज़िंदगी में देखूं, बाहर निकलूं, जी। चीज़ें सीखूं। और वहाँ जाके लाइक अच्छा अच्छा भी एक्सपीरियंस था, बुरा भी एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ का लाइफ़स्टाइल और हमारे यहाँ का लाइफ़स्टाइल 180 डिग्री। मैं एक प्योर वेजिटेरियन लड़का, जी। राइस वगैरह तो हम खाते नहीं थे। तो कभी अंडा, चिकन कुछ नहीं खाते थे। वहाँ जाके प्योरली लाइक नॉन-वेज स्ट्रक्चर, सारा ही नॉन-वेज। नॉन-वेज। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने काफ़ी वेट भी लूज़ किया। काफ़ी दिक्कतों का सामना किया कि लाइक मेरे पास बट धीरे-धीरे फिर चीज़ें सेटल होती गई। जी। और तब तक मेरी कंपनी भी बन गई थी, वहाँ फ्रेंड्स भी बन गए थे, और वहाँ पे फिर मैंने स्टडी की। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है, और स्टडी का स्ट्रक्चर अच्छा है। प्लस मेरा सेकंड एम था, जैसे मैं फर्स्ट बार पूरा नहीं कर पाया था एमबीबीएस कि दिल्ली में मुझे एडमिशन लेना है। तो मैंने फिर वहाँ जाके किया कि आगे मैंने जो सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री है वो मैंने दिल्ली में ही करनी है। तो मैं फर्स्ट ईयर से ही अच्छी मेहनत करी मैंने, तो कई सब्जेक्ट्स में ऐसे अच्छा वो किया। तो लाइक जब एमबीबीएस कंप्लीट हुई, एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अच्छा रैंक हासिल किया। 74 रैंक था मेरा ऑल इंडिया। तो मैंने फिर सफदरजंग चूज़ किया। सफदरजंग से मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स की। उसके बाद मैंने लाइक आगे की आगे हर जगह जितना भी जी। मैक्सिमम एक्सपीरियंस गेन हो सकता है वो मैंने अचीव किया। तो ऑर्थोपेडिक्स ही क्यों चुनी आपने? अ, ऑर्थोपेडिक्स देखो, ऑर्थोपेडिक्स एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली ब्रांच है। अब एमबीबीएस की पढ़ाई कर करके उब चुके थे। ऑर्थोपेडिक्स की ब्रांच में हमारे जैसे जब हम इंटर्नशिप करते थे तो हमारे सीनियर बोलते थे, "अरे! इस ब्रांच में पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें तो बस काम सीखो और काम करो।" तो हमने सोचा कि यार बहुत पढ़ लिए, जी। अब काम करके ठीक है। फिर जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ भी थोड़ा ऑर्थो ऑर्थोपेडिशियंस आर लाइक ए कारपेंटर, खाती की तरह होते हैं, जी। ठोका-पीटी। एक कारीगरी है। हाँ। कोई
सेम चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लाइक कोई बोन किसी भी एंगल पे किसी तरह से टूट सकती है। इट्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। किसी किताब में नहीं लिखा इसको लाइक इस बोन को ऐसे टूटा हुआ है तो ऐसे जोड़ना है। उसमें प्रिंसिपल्स है, बेसिक गाइडलाइंस है कि ये ऐसे लगाना है, बट आपको अल्टीमेटली अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि इस फ्रैक्चर को, इस टूटी हड्डी को हम अपने माइंड से कितना बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट में बिठा सकते हैं। जी। इट्स योर प्योरली एक्सपीरियंस। तो तो इन्हीं चीज़ों से मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये ब्रांच मेरे लिए है। तो 8,000 से ज़्यादा आप ऑपरेशन कर चुके हैं। हाँ, लाइक जैसे मैं कैथल में आया था, कैथल में जनरली इसके बीच में एक छोटी-सी स्टोरी है, मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जैसे एमएस कंप्लीट की, उसके बाद मैंने सफदरजंग से स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से लिगामेंट्स वगैरह की सर्जरी में एक्सपीरियंस लिया। फिर मैं एम्स में गया, वहाँ पे मैंने आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सब जगह एक्सपोज़र किया। इसके बाद मैंने इंग्लैंड के लिए एमआरसीएस एग्ज़ाम होता है, मेरा मन बन गया था कि मुझे इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड सेटल होना है। तो मैंने एमआरसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया, वहाँ का लाइसेंस लिया मैंने। फिर जस्ट मुझे मूव करना ही था, एट दैट टाइम कोरोना आ गया। जी। कोरोना के टाइम अब आपको पता है कि जॉब्स बिल्कुल वो हो गई थी, मेरा हाँ। कोर्स भी ख़त्म हो चुका था, मेरा सारा, तो मैं घर बैठा हुआ था। तो फिर घर वालों ने बोला कि कैथल में आ जा इतना, जब तक कोरोना का ये टाइम पीरियड खुलेगा तो तब चले जाना वापस। तो इसी तरह से मैं 20th ऑफ जून 2020 में कैथल में आया। कैथल में मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल जॉइन किया, वहाँ मैंने थोड़े काम किया। तो मुझे लगा यहाँ पे है, चीज़ें हैं, ये अभी कैथल थोड़ा-सा पीछे चल रहा है काफ़ी। हालाँकि मैं ये सोच के आया था कि मुझे बस टाइम पास करना है, और कैथल में कौन नी रिप्लेसमेंट करवाएगा, कौन लिगामेंट सर्जरी करवाएगा? जी। यहाँ पे पेशेंट्स भी कितने होंगे, कुछ नहीं होंगे। थोड़ी जनसंख्या है, अब दिल्ली जैसे सेंटर में इतना ट्रेनिंग एरिया है, इतने जगह के लोग आते हैं, यूपी से, इधर हरियाणा से, पंजाब से, सब जगह से। तो मैंने लगा कि ये तो छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है, तो छोटा कहाँ डिस्ट्रिक्ट, हाँ। इतने पेशेंट्स निकलेंगे, या पेशेंट्स का माइंडसेट होता है कि बड़े शहरों में कराना है। फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार करते हैं, अपने दिल से काम करते हैं। तो जैसे-जैसे 2-3 महीने बीतने लगे तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, लाइक वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, क्योंकि जब आप बाय हार्ट प्रैक्टिस करते हो, आप पेशेंट को ठीक करने के लिए चीज़ें करते हो, कि आपने कुछ करना है, आपने लाइक अपना नेम बनाना है, या पेशेंट में फेथफुल ट्रस्ट क्रिएट करना है। तो उसी तरह से उसी वर्कअप पे मैंने काम स्टार्ट किया। शुरू के 6 महीने में मैंने ऑलरेडी 100 जॉइंट रिप्लेसमेंट करे। उसके नेक्स्ट 6 मंथ में मैंने 400 नी रिप्लेसमेंट किए। ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे महीने बीतते गए वो नंबर डबल इंक्रीज़ ट्रिपल होता ऐसे है। होता गया। 2024 में मैंने 3000 के आसपास नी रिप्लेसमेंट किए। टोटल मैं लाइक 8000 प्लस के आसपास नी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ। जी, तो फिर बुज़ुर्ग क्या कहते हैं? देखो, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सक्सेसफुल सर्जरी है। इसमें पेशेंट प्रॉपर इंडिकेशन के साथ, जैसे कि ऐसे नहीं होता कि घुटने में दर्द है और इसका घुटने चेंज हो जाएंगे, नो। नी रिप्लेसमेंट या घुटने चेंज उन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं जो अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं, जो चल नहीं पाते यहाँ से वहाँ तक, जो पेन किलर्स पे डिपेंडेंसी है, दर्द की गोली खाए बिना यहाँ से वहाँ नहीं चले पाए। कितने दिन खा लेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अल्टीमेटली क्या, पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी खत्म हो रही है। वो पेन, आप सोचो कि आपको कोई दांत में दर्द हो गया, कितने दिन सहन कर लोगे आप? जी। दाढ़ को निकलवाओगे, कुछ करवाओगे उसका? उसी तरह पेशेंट जब बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाता है कि कुछ नहीं बचा अब ज़िंदगी में, करवाओ। तभी नी रिप्लेसमेंट की जाए, एट दैट टाइम पेशेंट को बहुत अमेज़िंग फ़ील होता है, क्योंकि ही विल बी बैक ऑन हिज़ फुट। अच्छे से सक्सेसफुल है सर। बिल्कुल, लाइक 4 टू 5 डेज़ हमारे पास रहते हैं पेशेंट्स, हम इन हाउस फिज़ियो कराते हैं। पेशेंट जब पेन फ्री हो जाता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ वॉक करना विदाउट एनी वॉकिंग एड करना चालू कर लेता है, तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। पेशेंट फ़ॉलो-अप में आता है 2-3 बार, उसके बाद ओके है, फ़ारिग है। जी, तो एक अच्छा आप मान के चलें आप हाँ, लाइक बुज़ुर्गों के लिए। नी रिप्लेसमेंट ऐसे लोगों के लिए जिनको मान लो एक पेन की ग्रेड दे लो आप 10, 10 पेन है। नी रिप्लेसमेंट उस पेन को 1.5 कर देगा, किसी-किसी में 0 हो जाएगा। पेशेंट के घुटने टेढ़े हैं, लाइक उससे चल रहे हैं, वॉकर से चल रहे हैं, स्टिक से चल रहे हैं, वो सब छूट जाएगा, पेन किलर छूट जाएगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मतलब लाइक छोड़ के जाते हैं, कभी अपने गाँव से लस्सी ला के देते हैं मुझे, कभी मक्खन ला के देते हैं, कभी फ्रूट्स ला के देते हैं। मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ें, वो एक मतलब आशीर्वाद है। टच करती है हार्ट को।
जी। तो पहला ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपका पहला ऑपरेशन था कैसा था? देखो, मुझे आज तक याद है, पहला ऑपरेशन था मेरा, माताजी 63 ईयर ओल्ड फीमेल, भोती देवी। तो उनके लाइक जब मैंने जॉइन किया था हॉस्पिटल, तो 2-3 दिन बाद ही आए थे वो, व्हीलचेयर पे आए थे वो। और कैथल में मेरा वो फर्स्ट ऑपरेशन था। मैंने पहले 2-3 दिन बल्कि पेशेंट को एडमिट रखा मैंने ऑलरेडी, लाइक ऐसा नहीं कि एडमिट किया और सर्जरी कर दी। मैंने पहले सारे रिसोर्सेज देखे कि हमारे पास सब रिसोर्सेज है, हमारे पास आईसीयू बैकअप है, हम हमारे पास लाइक पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी के लिए है, अच्छी सारी कंडीशंस है, स्टराइल ओटी है, मॉड्यूलर ओटी है। सब चीज़ें देख के हमने पेशेंट को ऑपरेट किया और 5 डेज़ बाद पेशेंट ऐसे चल के गया। उसने घर से लाइक मैंने बल्कि घर पे भी भेजा उनको कि कैसे चल रहे हैं, देख के आओ, वीडियो बना के लाओ। ऐसे करके मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी है पुरानी भी तो अच्छा लगता है देख के, मतलब शी वाज़ वेरी हैप्पी। जी, ऑर्थोपेडिक्स को आम लोग जैसे घुटना बदलना समझते हैं, लेकिन आपके लिए, आपकी नज़र में असली मतलब क्या है उसका? ऑर्थोपेडिक्स का मतलब है कि जैसे ऑर्थोपेडिक्स एक ब्रॉड ब्रांच है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक घुटना चेंज वाली ही सर्जरी होती है। कोई भी शरीर की हड्डी या लिगामेंट्स या मसल्स, टेंडन्स, ये सब चीज़ें, इनमें कोई टूट-फूट हो जाए, इनमें कोई लाइक टियर हो जाए, ये सब ऑर्थोपेडिक्स के ब्रांचेस के अंदर आती है। ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच एक इमरजेंसी ब्रांच हम ऑन बुक्स कह सकते हैं, बट इट्स नॉट एन इमरजेंसी। लाइक कोई हमारी टेंडन कट जाए, लिगामेंट कट जाए, तो ये पेशेंट्स की लाइफ की क्वालिटी को डाउन करती है। पेशेंट को ऐसा नहीं है कि बेड रिडन हो जाएगा या पेशेंट बिल्कुल ही लाचार हो जाएगा या पेशेंट की लाइफ को रिस्क है। बट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाएगी, घर पे बैठ जाएगा। तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसकी मॉर्बिडिटीज़ को कम करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हाईली सक्सेसफुल है और पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे-जैसे समय गुज़रता है, ट्रैफ़िक बढ़ रही है, तो रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स कितने होते हैं। जी, अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी या पेरिफेरल एरिया में नहीं होती थी, तो पेशेंट्स देसी नुस्खे से इलाज करा के, पट्टी-वट्टी बँधवा के, पट्टी-वट्टी लगा के सपोर्ट करते थे, टेढ़ी-मेढ़ी जुड़ जाती थी। जी, जुड़ तो जाती थी, हड्डी को तो जुड़ना ही होता है, वो तो जुड़ेगी। चाहे ऑर्थोपेडिक्स क्या करते हैं, उस हड्डी की प्रॉपर अलाइनमेंट बिठा के ताकि वो पहले जैसा हो जाए, उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं कि पेशेंट्स की फंक्शनल डेफिशिएंसी ना हो, कि मान लो टेढ़ी-मेढ़ी जुड़ गई, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, हाथ पूरा मुड़ेगा नहीं, सीधा नहीं होगा। अब पेशेंट पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल। बहुत सारे मतलब ऐसे टेढ़े-मेढ़े चलते हैं, या हाथ किसी का मुड़ नहीं रहा, पैर किसी का टेढ़ा-मेढ़ा है। तो ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना, बैक टू नॉर्मल चीज़ें करना, ये एज़ ए ऑर्थोपेडिशियन मतलब इट्स गुड। जी, जब बुजुर्ग आते हैं तो हरियाणवी बोलते हैं कि ये तो भाई खोआ उतर गया या फिर गोड्डा उतर गया तो ये चीज़ें समझ लेते हैं आसानी सॉरी। से। लाइक जब मैं 2006 टू 2020 आउट ऑफ मतलब हरियाणा में नहीं था। जी, मैंने बाहर इतने दिन एमबीबीएस, एमएस, फेलोशिप और ये सब किया। तो एक कहीं न कहीं प्रॉपर जो हरियाणवी टच है मेरी लैंग्वेज से, वो चला गया था और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो लाइक वो लगने, बट मैं एक ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ, गाँव से जुड़ा हुआ, बिल्कुल। जैसे गुल्ली डंडा खेलना कांचे खेलना, ये सब वहाँ से निकला हुआ हूँ मैं। जी, तो जैसे ही मैंने 6 महीने 8 महीने बिताए, मुझे सारा कुछ याद आ गया और मैं हरियाणवी बोलने में भी उतना ही समर्थ हूँ जितना लाइक प्रॉपर क्या बात है! मैं प्योर हरियाणवी भी बोल सकता हूँ। जी, जिसमें जैसे चोट लग जाती है ना तो कहते हैं कि चिकन या मीट खाओ, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ ऐसा होता है सब कुछ फ़ायदा इन चीज़ों का? देखो, ये एक बहुत कॉमन सी धारणा है, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, चलो पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, चिकन या मीट, ये होता है प्रोटीन डाइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि चिकन ही खाना है, मीट ही खाना है। वेजिटेरियन लोगों में भी तो हड्डी जुड़ती है। जी, हाई प्रोटीन डाइट में पनीर भी आता है, सोयाबीन भी आता है, काले चने भी आते हैं, बीन्स भी आते हैं। तो ये सब का सेवन भी कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस ये चीज़ें क्या है कि थोड़ा प्रोटीन डाइट को कंसंट्रेट कर देती है। कहते हैं कि जल्दी रिकवरी करता है। अ, हमारी हड्डी में जैसे कैल्शियम बनता है, कोलेजन्स होता है, वो प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं। जी, तो उन चीज़ों में थोड़ी हेल्प मिलती है, बट ये चीज़ें वेजिटेरियन चीज़ों से भी मिल सकती है। इनके अलावा जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर पेशेंट मुझसे जैसे ऑपरेट के बाद पूछते हैं, जी खाने-पीने के क्या परहेज़ है? तो मैं बोलता हूँ, आप कोई बीमार थोड़े हैं, आपको क्या परहेज़ है?
हालांकि कुछ पेशेंट डायबिटिक हैं या किसी चीज़ के कारण उनमें हम अलग से डाइट चार्ट बनाते हैं, बट ऐसे सबसे कॉमन चीज़ जी, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि दूध, दही, लस्सी। क्यों नहीं खानी? बोलेंगे रेसा हो जाएगा। मैंने 14-15 साल पढ़ाई करके कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा कि दूध पीने से या फिर दही लस्सी खाने से रेसा हो जाएगा। तो बल्कि कई मुझे ऐसे भी बोलते हैं, तुझे नहीं पता। मतलब फिर हमें धक्के से, ये अंदर की बात है, बोलना पड़ता है, हाँ जी, दही लस्सी मत खाइएगा। नहीं बोलेंगे तो ऐसे समझेगा पेशेंट, ये डॉक्टर पागल है, इसको पता नहीं है। बट साइंटिफिक इट्स नॉट लाइक कि कुछ होता है। जी। ये चीज़ों से गला खराब होने की आशंका रहती है, गले का इन्फेक्शन कहीं भी आपकी बॉडी में फैल सकता है। इट मे बी द रीज़न। जी। डॉक्टर साहब 8,000 से ज़्यादा आप ऑपरेशन कर चुके हैं, तो कोई यादगार है कोई ऑपरेशन आज भी? एक नहीं, कई सारे हैं ऐसे। मुझे याद रहते हैं ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल जैसे बेड रिडन, व्हील चेयर, या जिनकी हाइट बिल्कुल घुटने ऐसे 30 डिग्री बेंड हो गए हो, नीचे झुक गए हो। वो जब चलते हैं, और जिन जो 3-4 महीने बाद आते हैं, जिनको मैं पहचान ही नहीं पाता कि ये वो हैं। बल्कि मैंने कई बार ना वीडियो बनाई कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, उस पे कमेंट्स आए, ये तो अलग-अलग है जी। तो लाइक दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, बट उससे ये देखो ना कि पेशेंट का पहले चेहरे का नूर क्या था, अब वो जब बिना पेन के अच्छे से चलने फिरने लग गया, तो अब कैसा चेहरे का नूर है। पेशेंट का लाइफ ही चेंज हो गया लाइफ ना। चेंज हो जाता है। तो आपने तो जैसे हाँ, इसमें जैसे आपने पूछा कि कोई पेशेंट याद है, मुझे याद है एक बच्ची, जब मैं आया था सितंबर 2020, तो 12-13 साल की बच्ची थी, पूरा एल्बो क्रश हो गया था उसका। एल्बो क्रश होने पे लाइक फैमिली बड़ा चिंता थी कि इसको 5 साल बाद कनाडा जाना है, सरदार फैमिली थी। तो ये मूवमेंट पूरी चाहिए, 100%। तो बोले कि जी, चंडीगढ़ ही हो पाएगा। तो इधर-उधर 2-3 अस्पतालों में गए, तो बोले चंडीगढ़ ही जाओ। फिर इमरजेंसी में हमारे पास आए। तो मैंने बोला देखो, दुनिया में डॉक्टर तो हर जगह सेम ही होते हैं। चाहे आप चंडीगढ़ जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, पढ़ाई किताबों से की जाती है, मरीज़ से देख-देख के एक्सपीरियंस किया जाता है। चाहे चंडीगढ़ जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे मुंबई जाओ, डॉक्टर्स जी, तो डॉक्टर्स ही होते हैं, काम तो डॉक्टर को ही करना है। बिल्कुल। तो जो चीज़ें वहाँ होगी, वो यहाँ भी होगी। वहाँ भी मूवमेंट नहीं आनी होगी, तो यहाँ भी नहीं आनी होगी। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि उस टाइम मैं भी था कि नहीं, मुझे मतलब 100% देना है। तो बड़ी शिद्दत से मैंने ऑपरेट किया था, और 3 मंथ्स में पेशेंट कोई देख के नहीं बता सकता था कि इसके एल्बो की कोई सर्जरी हुई है। वो बच्ची लाइक 4-6 मंथ पहले आई मेरे पास। पहले इतनी सी थी वो, अब इतनी हो गई। जी। मैं पहचान ही नहीं पाया। सर, मैं। हाँ, एल्बो दिखाया उसने, तब मुझे याद आया, अच्छा। मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के, मतलब जी, खुश कैथल मिलता है इससे, लाइक नहीं, करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। और अच्छा करना चाहिए। जैसे कैथल, जैसे आपने कहा कि जैसे छोटे शहर, क्योंकि मानते भी हैं अपन, क्योंकि सोच यही है कि बाहर जाके कहीं अच्छे शहर में ऑपरेशन करवाएँ। लेकिन आपने लॉर्ड रामा हॉस्पिटल की यहाँ पे नींव रखी, तो एक नाम बड़ा प्यारा है, तो कैसे चूज़ किया? और देखो, जब हॉस्पिटल का नाम रखा जा रहा था, बहुत चीज़ें मैंने देखी, क्या रखा जाए, क्या रखा जाए। कई इंग्लिश नेम आए, कभी ये आए, कहीं ये आए। तो हमें अपनी संस्कृति के टच से, एक जैसे किसी को चोट लगती है ना, ऐसे बोलते हैं, हाय राम, राम बचा ले। तो उसी तर्ज पे मुझे लगा कि लॉर्ड रामा। अब जैसे आपको पता है, पेटेंट्स होते हैं बहुत सारे नाम, रामा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जी, तो मुझे थोड़ा-सा मॉडर्न टच देके भगवान का नाम, मतलब अच्छा लगता है। अब जैसे हॉस्पिटल का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे ना, उसमें थोड़ा ऐसे मंदिर टाइप का फ़ील रखा है हमने। उससे मन को शांति मिलती है थोड़ी। फेथफुल ट्रस्ट बिल्ड करने की हमारी एक चाह है कि ये बिल्ड कर सकें। सेकंड, जो हॉस्पिटल हमने बनाया मेनली क्या है, जैसे-जैसे 2020 से मैं बढ़ता गया, जैसे पेशेंट्स आते हैं ना, बोलते पहले बोलते थे, अब नहीं बोलता कोई कि जी देख लो, चंडीगढ़ करा लें क्या? दिल्ली करा लें क्या? तो कहीं न कहीं ये चीज़ ना मुझे टच करती है कि यार, मैं सफदरजंग से, एम्स से
पढ़ाई करके गोल्ड मेडल लेके सब कुछ करके मैं आया हूँ यहाँ पे, तो वाई? मतलब आप जब आपके बीच से लोगों से, आपके बीच से जो बच्चे निकले हैं उन्हीं पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो क्या है फ्यूचर, क्या है, क्यों जाना है? बात तो सही है। फिर हम क्या करें? हम भी दिल्ली चंडीगढ़ सेटल हो जाएं, जाके बाहर चले जाएं विदेश में, वहाँ चले जाएं। यदि आपको अपने डॉक्टर से, आपके बीच से, बच्चों से निकले हुए से उन पे फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो फिर क्यों रहना है यहाँ पे? बट फिर ये चीज़ें भी मेरी चेंज हुई धीरे धीरे कि हर पेशेंट अपना अच्छा चाहता है। अपने मान लो किसी के माँ बाप है, अपने बच्चे को चोट लग गई तो वो चाहेंगे कि मैं बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट करूँ। तो ये चीज़ें मैंने सोच के हॉस्पिटल की नींव रखी कि बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जितना भी हम ट्रीट करें 100% सक्सेसफुल रेट के साथ करें। बहुत ज़्यादा वाइड हम हाथ नहीं फैलाते। जो चीज़ें हमें लगता है कि हाँ, हम ट्रीट कर सकते हैं विद बेस्ट रिजल्ट्स, वही हम पेशेंट्स को इन करते हैं। वरना पेशेंट को गाइड करके आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और आपने तो बड़े शहरों की जो चीज़ें हैं यहाँ पे रख दी, जैसे रोबोटिक सर्जरी, हुँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब जैसे मेरा ऑर्थोपेडिक्स फील्ड है, इसमें मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट मेरा मेन इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो लाइक इसमें जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड करना है, आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि अपने ही शहर में जो बाहर अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करूँ, जिसके लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। यही सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी। अब मान लो कोई नियर बाय ऑपरेट कराता है, मैं यहीं पे हूँ, वो मुझे हर चौथे 5वें दिन, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद कभी भी दिखा सकता है। बाहर दूर जाना इतना संभव नहीं है। जी। प्लस एक केयर होता है, थोड़ा अब धीरे-धीरे पेशेंट्स का ट्रस्ट बढ़ता जाता है, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हमने ऑपरेट किए, सक्सेसफुल हो गए सारे के सारे, तो अगल-बगल बातें फैलती है, हाँ। तो उससे जो पेशेंट्स आगे आने वाले हैं, जिनको प्रॉब्लम है, उनमें एक ट्रस्ट और फेथ बिल्ड होता जा रहा है, बिल्ड होता जा रहा है। तो यही चीज़ है मतलब चल रहा है डॉक्टर डॉक्टर। साहब गाँव में तो अगर किसी एक का भी ठीक हो गया ना, तो फिर वो सबको बताएगा कि वो अच्छा डॉक्टर है। यार देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, छोटे शहरों में टू एज स्वॉर्ड है। आप गिरोगे भी जल्दी, बढ़ोगे भी जल्दी। तो छोटे शहरों में डॉक्टर पे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि बढ़ने पे तो सारे ही डॉक्टर बढ़ जाएँगे। एक भी गलती आपने करी, ह्यूमन है, डॉक्टर कोई भगवान नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। डॉक्टर एक एजुकेटेड पर्सन है जो इस फील्ड में, जैसे कि इंजीनियर है, उसको अपने फील्ड का पता है, उसी तरह डॉक्टर भी एक इंजीनियर ही है, उसको इस चीज़ का पता है, इस फील्ड का पता है। बेस्ट रिज़ल्ट देगा वो, बट हर चीज़ के साथ कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी होती है। किसी में भी हो सकती है, चाहे वो फिर दुनिया के किसी भी कोने में कराया जाए, विद किताबों में लिखा है, जुड़ा होता है, सबके शरीर अलग होते हैं। तो यहाँ छोटे शहरों में थोड़ा देख के वो करना पड़ता है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा होता है कि आपको रिज़ल्ट्स अच्छे देने ही देने हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप बस ऑपरेट कर दिया, ज़िम्मेवारी ना लो। आपको यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेवारी लेके काम करना पड़ता है, जी, रिज़ल्ट दिखाने के लिए। रिज़ल्ट दिखाने के लिए। हाँ। क्या रोबोट हर हॉस्पिटल में होने चाहिए? देखो, मेरा मानना है कि अ, जैसे-जैसे कोई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, लोगों को उसकी सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट तकनीकी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जैसे ईएनटी सर्जरी हो, कैंसर की सर्जरी हो, या फिर स्पाइन की सर्जरी हो, उनमें रोबोटिक आ चुके हैं, सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करते हैं। और देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ह्यूमन से अच्छा, डॉक्टर से अच्छा रोबोट कुछ नहीं है, मतलब रोबोट नहीं है। मेरा यही सवाल था। सबसे बड़ी जो भगवान ने रोबोटिक मशीन बनाई है, क्या है? ह्यूमन। इतनी कॉम्प्लेक्स, जिसको कोई स्टडी नहीं कर सकता कंप्लीटली, इवन ए डॉक्टर। वो एक फील्ड में स्टडी कर सकता है, एक फील्ड में माहिर हो सकता है, लेकिन उस फील्ड में भी वो 100% नहीं है। आए दिन कोई रेयर केसेस आते हैं या स्टडीज होती रहती है, जैसे हम लोग अपने एक्सपीरियंस से 100 सर्जरी करी, इनके रिजल्ट्स कैसे हैं, हम पेपर पब्लिश करते हैं। तो रिसर्च गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन चलती रहती है। जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो पढ़ते हैं उन चीज़ों को, उससे एक्सपीरियंस या फिर उससे गेन करते हैं कि आगे ऐसा करना है। पुरानी चीज़ें कई चेंज होके नए कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे पहले कोई भी डॉक्टर को
मैनुअली सबसे अच्छा आना चाहिए। जब उसका कंसेप्चुअली क्लियर है तब फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। जी। और रोबोटिक का मतलब ये नहीं है कि रोबोट ही ऑपरेशन करता है, रोबोट एक हेल्प करता है सर्जन की। अब मान लो कोई कार्डबोर्ड है, हम उसको कट कर रहे हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपने अंदाजे से मैंने उसको सीधा कट कर दिया, मैं बोल दूंगा ये सीधा है, बट क्या आप 100% श्योर हैं कि ये सीधा है? 1 डिग्री इधर उधर भी हो सकता है। बट मैंने एक मशीन को एक एंगल पे सेट कर दिया 0 डिग्री पे, मैंने उस कार्डबोर्ड को कट करने के लिए उसको छोड़ दिया, वो तो उतनी डिग्री पे करेगी। जी। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये बढ़ता है रोबोटिक जी, सर्जरी। जो स्पोर्ट्स इंजरी ज़्यादा बढ़ रही हैं जी आजकल युवाओं में। हाँ, देखो जैसे हमारे हरियाणा की ले लो, हमारे हरियाणा में डॉक्टर साहब पानी पीते रहो। बताइए, हरियाणा में अपने स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज आप जानते ही हैं। और मैं समय समय पे बहुत मतलब अखाड़ों में या इनमें मिलता भी रहता हूँ, मीटिंग्स भी करता रहता हूँ, जी। अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता रहता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज स्पोर्ट्स इंजरी। उसमें नी लिगामेंट हो या शोल्डर लिगामेंट्स हो, शोल्डर रेकरेंट शोल्डर, बार बार कंधा निकलना, या फिर एंकल ट्विस्ट हो जाना, एंकल के लिगामेंट, ये मेरा नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो खेल कूद जो करते हैं, चोटें तो लगनी है, चोटें लगेगी तो उनको ठीक भी करना है। तो हम अपने यहाँ पे बहुत चीज़ें लाइक वो करके, एक बड़े शहर में जो सर्जरी 2.5-3 लाख में होती है, हमारे यहाँ पे वो 45-50,000 में हो जाती है, सेम सर्जरी सेम। उससे छोटा सा है, छोटे खर्चे, कम एसी, कम शीशे। तो ये ये चीज़ें होती है लाइक। और बार बार देख के अपना फिजियोथेरेपी एक लाइक पर्सन टू पर्सन उनको बैक टू स्पोर्ट्स वो कराते हैं। जी, एक आम आदमी को कैसे पता चलता है कि उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है? देखो जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे कि हम नी का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको अनबियरेबल पेन हो घुटने में, पेन मैं भी मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँगा, जो 1.5-2 साल से तो लगातार है, नॉट 2 महीने से 3 महीने से, प्लस जो लगातार पेन किलर ले रहा है, प्लस ऐसा व्यक्ति जिसके घुटने टेढ़े हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है चलने में, वो व्यक्ति आइडियल कैंडिडेट होता है फॉर नी रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। एक्सरे कभी भी मैं नहीं बोलता कि एक्सरे देखो, एक्सरे में हड्डी से हड्डी मिली हुई है, जैसे आम भाषा में बोल देते हैं ग्रीस कम हो गया, हड्डी से हड्डी मिल गई, तो नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ओपीडी में मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके एक्सरे में घुटने बहुत खराब है बट उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वाई टू गो फॉर सर्जरी जब दिक्कत ही नहीं है? हमें तो दिक्कत का इलाज करना है ना, एक्सरे का इलाज थोड़ी करना है। जी। तो यदि पेशेंट की ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है, कोमोर्बिडिटीज नहीं है, पेन नहीं है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा भी हो, मैं बोलूँगा चलो चलते रहिए अभी, तो नेचुरल इज नेचुरल। ये ग्रीस सच में खत्म होता है? ये एक मिथ है, इट्स नॉट ए ग्रीस। ये होता है हमारी कार्टिलेज में डैमेज। जैसे घुटना 2 हड्डियों से बना होता है, उसके एंड्स पे एक समतल परत होती है, ब्रिटल कार्टिलेज, जो जैसे आप हमारी सब एज ग्रुप में बिल्कुल समतल होती है, वो प्लेन होती है, कोई स्क्रैचेस नहीं आते। विद एज उसमें सिकुड़नपन, स्क्रैचेस आना या कार्टिलेज में धब्बे पड़ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहले जो प्लेन समतल कार्टिलेज थी उस पे जॉइंट मूव करता था, अब खुरदरापन आ गया। अब खुरदरी हड्डी आपस में फ्रिक्शन करेगी, पेन होगा, वुंड्स होंगे, खिंचाव आएगा ऊपर नीचे मसल्स में। तो इट्स नॉट ग्रीस, इट्स आइडली द कार्टिलेज दैट इज इरोजिंग विद टाइम। तो घुटने में मतलब ग्रीस कम होना मतलब कार्टिलेज का डैमेज होना। जी, तो ऑपरेशन 70 से 80 जो वर्ष के हैं, उनका भी हो जाता है या किस एज तक ये ऑपरेशन घुटनों का ठीक रहता है? ऑपरेशन में कोई एज नहीं है, आइडली लेस देन 55 विल नॉट प्रेस्क्राइब कि आप अभी काम चलाते रहिए चलाते रहिए। अनबियरेबल हो जाए, बिल्कुल ही बहुत टेढ़ापन हो जाए या चोट लगने कान घुटना, तब अलग बात है, बट आफ्टर 55 हाई एंड देखोगे आप, हमने 92 ईयर्स में भी दोनों घुटने एक साथ चेंज किए। दैट डिपेंड्स कि पेशेंट इस सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं, क्या इस सर्जरी के स्ट्रेस को वो झेल पाएगा, क्या उसका हार्ट की एक्टिविटी अच्छी हो रही है, क्या कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम जैसे लीवर किडनी वगैरह सब अच्छे से फंक्शनिंग में है।
सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही पेशेंट को, तो हम एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, मतलब जो सर्जरी में जाने से पहले, जिसको आम भाषा में बोलते हैं बेहोशी के लिए चेकअप करना। तो उसमें कुछ रूटीन टेस्ट करते हैं, पेशेंट की एएसए देखते हैं, उसका स्कोर कितना है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वेदर टू गो फॉर सर्जरी और नॉट। सो एज इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर, एज से मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी फिटनेस। वेट का क्या रहता है? वेट जिसका ज़्यादा है या फिर कम है, कहते हैं कि ज़्यादा वेट वालों का थोड़ा टाइम लगता है, कामयाब हो भी नहीं पाते कई बार, तो कुछ ऐसा है देखो, या मिथ है ये एक? मतलब इस पे थोड़ा सा डाइसी है क्लियरली। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है तो मैं बोलूँगा पहले वेट कम करके आइए। थोड़ा कम वेट है, या ऐसे पेशेंट्स, अब मान लो मैं बोल दूँ कि वेट कम करके आइए, क्या डाइटिंग से पेशेंट वेट कम कर लेगा? चलना भी तो ज़रूरी है। यदि पेशेंट ओवर एज है, ओवरवेट है, तो आई विल प्रेस्क्राइब फॉर नी रिप्लेसमेंट, ताकि वो चल पाए, चलेगा, डाइटिंग करेगा तो ही वेट लूज होगा फ्यूचर में। और उसमें भी कई चीज़ें देखनी होती है। यदि सारी प्रॉपर इंडिकेशंस के साथ हम नी रिप्लेसमेंट ओवरवेट में भी करते हैं, तो मेरे पास कम से कम 15-20 पेशेंट है फॉलो में, जिन्होंने 20-20 केजी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट वेट लूज किया है। लूज किया। दे आर डूइंग वेरी फाइन, कोई कंप्लेंट नहीं है उनको। तो वेट भी ओवरऑल एक रिलेटिव हो सकता है कि हाँ, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप श्योर सर्टेन नहीं कह सकते कि ये पेशेंट ओवरवेट है तो इसमें नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। वो पेशेंट की प्रॉपर क्लिनिकल कंडीशन प्लस क्या वो एक्सरसाइज बाद में करेंगे नहीं करेंगे, देखना पड़ेगा वो सारी चीज़। कोई ऐसा केस जो आपकी सोच से बाहर चला गया हो और फेलियर से फिर क्या सीखा चीज़? देखो, जैसे हम काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम करोगे तो 99.9% आप ठीक रहोगे, 0.1% आप हो सकता है नहीं भी हो। कॉम्प्लिकेशंस तो हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। हम घर जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट, मान लो डायबिटिक पेशेंट है, अब डायबिटीज़ कंट्रोल करके हमने उसका सर्जरी कर दी है, आगे फ्यूचर में पेशेंट ने ख्याल नहीं रखा, मे बी कि पेशेंट को शुगर के कारण कहीं और इन्फेक्शन हो जाए, वो इन्फेक्शन आपके नी में सबसाइड बैठ जाए जाके, जिससे नी की सर्जरी फेल हो जाए। तो 1-2 केस मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें नी की सर्जरी फेल हो गई, बट कोई डरने वाली बात नहीं होती, दोबारा से फिर होता है, प्रोसेस होता है, उसमें 2 स्टेज में सर्जरी होती है, आगे बढ़ते हैं, फिर से पेशेंट ठीक होता है। जी, तो आप इतनी सर्जरी कर चुके हैं, तो अब तो टेंशन होती नहीं होगी, अब तो एक आम सी बात बन गई होगी। देखो, जब आप करते रहते हैं तो मेडिकल चीज़ एक ऐसी चीज़ है, इट्स नॉट लाइक कि आप हर केस सिमिलर केस है। हर केस से आप कुछ सीखते हो, कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हो और आगे बढ़ते हो। आप कभी नहीं कह सकते कि दिस इज़ माय लास्ट, ये बस इससे ऊपर और कुछ सीखने को नहीं बचा, नेवर। जैसे हमने बात की थी, हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको स्टडी करना आउट ऑफ युवा डॉक्टरों को क्या सबसे बड़ी गलती लगती है जो वो शुरुआत में कर बैठते हैं, मतलब कुछ ऐसा? युवा डॉक्टर, जी, जैसे कि मैं क्वेश्चन दोबारा समझना चाहूँगा आपका। तो कोई भी युवा डॉक्टर आता है, नया-नया आता है, हुँ, कोई हुँ। एक बड़ी गलती कर देता है, हाँ, लेकिन फिर वो बाद में ध्यान आती है कि नहीं, वो नहीं करनी चाहिए उस टाइम। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पेशेंट की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हमेशा फ़ोकस्ड रहना चाहिए कि हमें पेशेंट को अच्छा करना है, हमारे लिए मरीज़ ही सबसे प्राइमरी वो है, उसी को ठीक करना है, ये हमारा फ़ोकस है। हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ें जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है, उन्हीं चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ऐसे ही हर चीज़ में, हर उसमें नहीं कूदना चाहिए कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा। जो आप धीरे-धीरे आप बीच-बीच में कोर्सेज़ करके आए, आप फेलोशिप करो, आप ऑब्जर्वरशिप करो, उनसे एक्सपीरियंस गेन करो, फिर आप आगे बढ़ो। तो सही तरीके से अपने मरीज़ों को चुनें, जिन मरीज़ों को चुन के आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन्हीं का करें। जल्दबाज़ी ना करें, जल्दबाजी ना। यही मैं बोलना सोशल मीडिया का कितना कुछ योगदान मानते हो आप, क्योंकि आप खुद एक्टिव अच्छे रहते हैं सोशल मीडिया पे? सॉरी। देखो, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अवेयरनेस के लिए। अब जैसे कि मैं शुरू में बात करी थी हमने कि
2020 में जब आया यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट का कुछ भी ऐसा मैंने नहीं पाया। तो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ऐसा दिखाया कि मैं ये कर रहा हूँ। हमारे कैथल में ये टेक्नोलॉजी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हमने लगाए, जगह-जगह कैंप्स वगैरह करे। पहले 2-3 सर्जरी होती होगी, आज मुझे लगता है कैथल की टॉप मोस्ट मार्केट है। अकेला मैं नहीं, बहुत सारे सर्जन्स दे आर डूइंग नी रिप्लेसमेंट। और मुझे लगता है चाहे आप करनाल ले लो, चाहे आप पानीपत, सोनीपत, कोई भी, चाहे हिसार, कोई भी सिटी ले लो, आप काउंट करा लो, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नी रिप्लेसमेंट कैथल में होते हैं, ये मैं दावा करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है। तो एक कंपटीशन भी होता है सर आपस में हॉस्पिटलों इट्स नॉट कॉम्पिट देखो, कंपटीशन तो हर चीज में चलता है, जी। बट क्या है कि जहाँ एक चीज का हब बन जाता है ना, बन जाता है। अब जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने कैथल के तो खत्म ही कर दिए हैं सारे। तो बट ऐसा नहीं होता। अब जैसे पेशेंट टू पेशेंट जब आप रिजल्ट फैलते हैं तो आपका एरिया भी फैलता है। अब हम करनाल से, सोनीपत से, दिल्ली से, कालका, चंडीगढ़, यहाँ से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। फ़ोन पे बुकिंग करते हैं, आते हैं, दिखाते हैं, डेट लेके जाते हैं। मतलब धीरे-धीरे मतलब अच्छा हब बन रहा है हमारा लग रहा है कैथल कि शहर कुछ, नी रिप्लेसमेंट ये के लग लिए। रहा है आपको कि कुछ अच्छा किया है। हाँ, इसी चीज़ से मुझे बहुत एक वो गर्व होता है। मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ, मे बी कि आप हँस भी सकते हैं मेरी बात पे, कि और कुछ हो ना हो, कैथल शहर को नी रिप्लेसमेंट के लिए पूरा भारत के नक्शे पे चमका देंगे कि कैथल शहर में जाइए नी रिप्लेसमेंट। हैदराबाद में मरीज़ बैठा है तो कैथल शहर में जाइए नी रिप्लेसमेंट के लिए। ये मुझे मतलब मेरा एक वो है कि मतलब ऐसा होना चाहिए। एक गर्व की बात है सर ये, मतलब हँसने की तो नहीं है, गर्व की कहूँगा मैं ये मतलब बात है। ये मतलब मेरा एक सपना है ऐसा कि कैथल शहर एक हब बने कि यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स का बहुत ही अच्छा काम होता है। इट्स नॉट लाइक अबाउट मी, मतलब ऑल आर डूइंग वेरी गुड। मतलब अच्छे-अच्छे हैं सारे, हाँ, जो बिल्कुल, अपनी जगह सारा ही अच्छे कर रहे हैं। बिल्कुल। बुजुर्गों से पाला पड़ता रहता है आपका और सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो उनकी बातों से कभी इरिटेट नहीं होते फिर, बार-बार पूछ रहे थे कुछ भी ऐसा हुआ कभी? देखो, 1-2 चीज़ें मैं बताता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। मैं मरीज़ से बात बहुत करता हूँ। अब जैसे कई बार ओपीडी में आधे मरीज़ मेरे वापस चले जाते हैं कि डॉक्टर बहुत टाइम लगाता है। मैं मरीज़ को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो सैटिस्फाइड नहीं हो जाता। मैं वहीं तक बात करता हूँ, पूरा फैमिली तक जाता हूँ, क्योंकि एक पेशेंट का इलाज करना इट्स नॉट अबाउट उसका जो दर्द है, उसके चारों तरफ एनवायरनमेंट को असेस करिए। कई बार आधी चीज़ें, आधा दर्द इमोशनल भी होता है। डिप्रेशन में होते हैं पेशेंट्स, उसके आस-पास का एनवायरनमेंट मैं ढूँढता हूँ, ये क्यों है? उससे एक पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन बनता है, एक दोस्त बनते हैं, हुँ। जिससे वो खुल के बाहर आता है। और आजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, अपने घर से दूर-दूर जाते जा रहे हैं, अकेलापन बुजुर्गों में बहुत आ गया है। उनको बात करने के लिए सब लोग फ़ोन में, मीडिया में, टीवी में इतने बिज़ी हो गए हैं कि आपस में बात करने का टाइम ही नहीं है। लोनलीनेस, जी। डिप्रेशन, ये चीज़ें आज के ज़माने में सबसे कॉमन बीमारी है। कई पेशेंट्स तो बात करने आते हैं बस मुझसे, बोलते दवाई रहने दो, हाल-चाल पूछ। जी। कल, क्योंकि आपका जो पॉडकास्ट है वो कई दिनों से चर्चा में था कि करना है, तो कल फ़ोन आ रहा था और मैं किसी दुकान पे जा रहा था। तो वो कहता कि आप कौन से सतेंद्र गर्ग की बात कर रहे हैं? हाँ जी, लॉर्ड रामा वाले की। कह रहा मैं ना वेटिंग में बैठ के आया हूँ वहाँ पे। कह रहा बहुत अच्छा डॉक्टर है और कह रहा कल फिर जाऊँगा, आज उसको नंबर नहीं लगा। तो एक विश्वास होता है ये। वही है, मतलब जो काम करो दिल से करो, हाँ, चाहे कम हो, डज़न्ट मैटर। ऐसा मेरा मानना नहीं है कि मेरे पास 100 पेशेंट आए, मैं पूरे दिन में 100 खत्म कर लूँगा। मैं जितने देखूँगा मैं बेस्ट कोर तक। एक पेशेंट मुझसे 5 बार चीज़ें पूछता है, मैंने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। मैं 5 बार बताऊँगा उसको। क्योंकि इतनी दूर से उठ के 2 घंटे वेट करके, सारे काम-काज छोड़ के, वो किसी फ़ेथ पे वो परेशान है, इसलिए आया है मेरे पास। जी, कोई फर्जी फ़ोटो या वीडियो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? मतलब वायरल हो जाती है कई बार ऐसी चीज़ें। देखो, दुनिया है, तरह-तरह के लोग हैं, नेगेटिव, पॉज़िटिव सब चलता रहता है। मेरा मानना है अच्छा काम करो, भगवान अच्छा करेगा आपके साथ। तो दुनिया की एक ख़ासियत बहुत है, सब चीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं।
दुनिया में जिंदा रहेगी। बुराई चाहे फैलती बहुत जल्दी है, लेकिन उसको भूलते भी लोग जल्दी है। लेकिन अच्छाई बहुत धीरे फैलेगी, जी। लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी। ये मेरी बात कभी आजमा के देखिएगा। तो अच्छाई करो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो उसका ग्रिप सॉलिड होता है। आयुष्मान को आप कैसे देखते हो? बहुत ही अच्छी स्कीम है। ऐसे पेशेंट, जैसे मैंने बताया था, ऐसा पेशेंट का हमारा एरिया जो देसी इलाज के चक्कर में पड़ जाते थे, खींचातानी ये सब चीज़ों में, या फिर घर पे छोड़ देते थे भगवान के हाथ की अपने आप जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। या बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज ही नहीं करा पाते, उनके लिए वरदान है ये। जी। अगर गाँव का मरीज की बात करें और शहर के मरीज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इलाज पे भरोसा कौन करता है? देखो, डॉक्टर की तरफ से तो इलाज दोनों के लिए सेम है, बट ट्रस्टवर्दी सबसे ज़्यादा गांव का मरीज होता है। उसके चेहरे पे जब इलाज करा के जो खुशी होती है, वो देख के मजा आ जाता है। शहर का पेशेंट, चाहे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, चाहे कितना पैसा दे जाए, कोई बात नहीं, मतलब हर चीज़ सेम नहीं होती, बहुत अच्छे लोग भी हैं। बट जो गांव के हमारे पेशेंट हैं, पैसे की नहीं, वो लस्सी लाते हैं, हुँ, वो देख के ही मेरा वो हो जाता है, मतलब क्या बात है। ट्रस्ट है। घी लाते हैं, लस्सी लाते हैं, मतलब उन्हीं चीज़ों से ही मतलब वो हो जाता है कि ये इनके दिल में बहुत रिगार्ड है। भारत में डॉक्टर बनना एक सेवा है या फिर एक प्रोफ़ेशन है? भारत में देखो, समय चेंज होता जा रहा है। जी, पहले सेवा था, अब प्रोफेशन हो गया। अब डे बाय डे लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज होती जा रही है। पहले डॉक्टर को भगवान समझा जाता था, अब डॉक्टर को एक, जैसे मैंने बताया कि हाँ, इसका ये काम है तो इसमें ही शुड बी परफेक्ट, वो समझा जाता है। मतलब इन दिनों मेरे देखने में ये आया है कि ट्रस्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है। डाउन। और इसमें मतलब मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें मेडिकल प्रोफ़ेशन की भी गलती है, कुछ काम ऐसे होते रहते हैं जिनसे ऐसे डाउन होता है। बट ओवरऑल देखा जाए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हर पेशेंट को जिसके माइंड में मुझे ऐसे एहसास होता है कि इसमें डाउट है कुछ, मैं उसको बोलता हूँ कि डॉक्टर कभी भी कोई इलाज करेगा, चाहे पैसा ले या आपसे ना ले, ठीक है? हॉस्पिटल पैसा ले या ना ले, आपका जो इलाज करेगा वो इस तरह से करेगा ना कि आप 100% ठीक हो जाओ। वो आपके साथ गलत करना क्यों चाहेगा? जी, उसको तो ये चाहिए कि हाँ, आपके चेहरे पे एक अच्छी-सी स्माइल हो। आप थैंकफुल होके जाओ कि बहुत अच्छा इलाज किया है। और हर डॉक्टर के दिल में, मैं हज़ारों डॉक्टर के साथ काम कर चुका, हर डॉक्टर के दिल में ये एक सॉफ्ट पॉइंट होता है कि पेशेंट यदि उसके थैंकफुल हो जाए और पेशेंट एक बार थैंक यू डॉक्टर, उसको अंदर से बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और वो पेशेंट को मतलब सब कुछ लुटा सकता है एक टाइम पे। जी। रैपिड फायर सवाल है सर, इसमें तो कुछ कॉमेडी भी है। एम्स दिल्ली या लॉर्ड रामा हॉस्पिटल, किससे ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव लॉर्ड रामा। है? सर्जरी से पहले क्या करते हैं, प्रार्थना या फिर मेडिटेशन? मैं फर्स्ट जब सर्जरी मॉर्निंग में स्टार्ट करता हूँ, जी। मैं पहला गाना एलेक्सा रखा हुआ है मैंने ओटी में, राम आएँगे आएँगे चलाता हूँ और ऐसे करता हूँ मैं फर्स्ट डे। उसके बाद लाइक शांति से पूरे दिन काम करता हूँ। जी। सबसे अजीब सवाल जो किसी मरीज़ ने पूछा हो? हज़ारों हैं, नहीं बता पाऊँगा। आपको लोग गलती से क्या समझ लेते हैं? डेंटिस्ट, गायनो? नहीं, कई बार एक्चुअली क्या है कि मेरा ही इतना हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब मैं कंघी नहीं कर पाता, मैं बियर्ड नहीं क्लीन करवा पाता, मैं क्लियरली आप देख सकते हैं। लाइफ़स्टाइल बताओ सर। लाइफ़स्टाइल बताओ। तो मुझे लास्ट 2 महीने से, मतलब वैसे मैं एक हेल्थ फ्रीक था, बट अभी इतना टाइट शेड्यूल हो गया है कि ना मैं जिम, ना स्विमिंग, ऐसे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मैं सबको यही बोलूँगा कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिना लाइफ़ में कुछ नहीं है। आपकी परफ़ॉर्मेंस, आपकी एफ़िशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है, यदि आप एक छोटी-सी सैर भी कर लोगे मॉर्निंग में। जी। अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते?
मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद अपने कपड़े की दुकान पे बैठ के कपड़ा काट रहा होता। सर, युवा डॉक्टरों और जो मेडिकल के छात्र हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बोलूँगा कि अपने फील्ड में माहिर बनो, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनें, उसमें महारत हासिल करें और उस फील्ड में अपने पैर जमा के सच्ची नीयत से काम करें। मरीजों से आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके जब हॉस्पिटल में आए, तो फिर उनके मन में क्या सोच हो? मैं सोच करता हूँ कि मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि दे शुड ट्रस्ट द डॉक्टर, नॉट माइंड एवरीवन। जब वो आप भगवान के मंदिर में भी जा रहे हैं, आप सच्ची उससे कि सब कुछ अच्छा हो ऐसे बोलते हैं, आप भगवान को उलाहना तो नहीं करते ना कि करना ही करना पड़ेगा। इंसान भी एक डॉक्टर भी एक इंसान है, भगवान तो नहीं बोलूँगा मैं, बट वो आपकी अच्छे के लिए कर रहा है जो कर रहा है। तो मैं बोलूँगा ट्रस्ट बनाएँ। भविष्य में आपकी क्या योजना है? लोड्रामा को कहाँ तक लेके जाने की सोच है? मेरा एम्बिशन है सबसे पहले ऑर्थोपेडिक्स का कैथल हब बने। सेकंड, एक दिन यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, हर टाइप की सर्जरी हो। जितने भी हाईएस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है, वो हमारे शहर में मौजूद हो। ये मेरा एक सपना है कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। एक लाइन में आपके जीवन को परिभाषित कीजिए। मेरा जीवन बहुत स्ट्रगलफुल रहा है। मैं अपने जैसे मेरे कज़न भी डॉक्टर बन रहे हैं या कोई भी बच्चा है उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ, स्ट्रगल बिना जीवन नहीं है। यदि आपको पत्थर बनना है, आपको बहुत एक्सपीरियंस बंदा बनना है, तो डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से बचे मत, उनका सामना करें, आगे बढ़ें। झाल के विपरीत तैरना सीखें। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, बट सच्ची नीति से हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ कभी धोखा नहीं देती। यू विल श्योरली अचीव योर ड्रीम्स। थैंक यू सर, इतना कीमती समय में से और हमें समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारी बातचीत आपको कैसी लगी और अगला गेस्ट कौन होना चाहिए, एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।